डन 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 डन। अब सही आ रहा होगा। हाँ सॉरी, मतलब ये सेकंड शूट, मतलब सेकंड टाइम मेरा वो है, क्योंकि इससे पहले वाला गलत हो गया था। तो इसमें क्या है, सिंपल सा ये शूट है कि अब देखो इसमें क्या है कि ये कुछ मतलब ऐसा ऐसा, यहाँ से देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ यहाँ फिर यहाँ, फिर वो कुछ है, देन ये ओवर। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल ऑफ, मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले केमिस्ट्री करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, देन हमारा एक इसमें आएगा चैप्टर में ये होगा, देन उसके बाद हमारे पास वो आएगा जो लास्ट वो है फिजिक्स के लगे नहीं है, फिजिक्स का तैयार तो है बट आप ही लगा दूंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी आती है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, आई एम रियली सॉरी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। सबसे पहले टेम्परेचर, प्रेशर, सिंगल प्रेशर एंड द फोर्स फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब वो सॉलिड और लिक्विड पे भी डिपेंड करती है। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर में एक चीज़ होती है नो साइन नो सिग्निफिकेंट रिजल्टेंट। अगर प्रेशर है तो उससे कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्टेंट नहीं आता है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से नहीं है सॉरी, इसके हिसाब से। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक के लिए क्या होती है, सॉलिड डेल्टा एच क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, और इसमें एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होता है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद गैस में, इन द गैस इन द लिक्विड गैस इन द लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसमें क्या होता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ये क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो इंक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते रहते हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज विथ इन द टेम्परेचर, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तब भी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब हेनरीज लॉ के ऊपर बात कर लेते हैं फॉर लिक्विड। इट स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है किसके, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, P इजिकल टू के एच फाइव, वो लैम्डा एक्स सॉरी, ठीक है, वेयर के हेनरीज कॉन्स्टेंट, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है। इन द टर्म ऑफ मोल, इन द टर्म ऑफ मोल, ये किस में बात कर रहे हैं, मोल के लिए। ये तुम्हारा उसका ग्राफ हो गया, किसका, ये पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ये ग्राफ हो गया। उसके बाद जो के एच होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन के एच जो होता है 1/सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड एक्वाटिक एनिमल आर, देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक्वाटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन कोल्ड वाटर। ठीक है, ये तुम्हारा अगला है। वैसे ये पूरा ना यही इतना ही है, मतलब इसके बाहर नहीं पढ़ना है तुम्हें, बस इतना ही पूछेगा। तो आगे क्या होता है, आगे एक क्वेश्चन आएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है एट अ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इक्वे पोटेंशियल, द रेट, वेपर प्रेशर क्या होता है, द रेट ऑफ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सटेड by the vapors on its liquid surface is ना equilibrium प्रेशर। मतलब जैसे जैसे हम वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ये एक वो है। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है राउट्स लॉ। देखो यहाँ पे हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ मेन इंपॉर्टेंट है। तो राउट्स लॉ क्या होता है, मिक्सचर ऑफ द टू वोलेटाइल पार्शियल वेपर्स, प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है। पी ए इजिकल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इजिकल टू पी, मतलब पी ए प्लस पी बी होता है फाइनल, है ना। उसके बाद वेपर प्रेशर इज डिक्रीज ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है। नॉन आइडल नो सो पॉजिटिव डेविएशन, और देखो एजियोटॉपिक मिक्सचर पे आ चुके हैं। एजियोटॉपिक क्या होता है, इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये दो पढ़ना है। H2O एंड C2H5OH जो होता है, उसमें अगर हम जैसे बॉइलिंग, जैसे वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जो हमने ऊपर भी लिखा था। अब अगला क्या होता है, इसमें मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। वाटर एडिशन, इसमें क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं शोइंग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, वो पॉजिटिव दिखाते हैं। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है नॉन आइडियल सोर्स पॉजिटिव डेविएशन काहे के लिए, फॉर ये देखो यही पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पॉइंट है जिसको हम 3-4 बार लिखे हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स, गलत आ गया, नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, number of the solute particles are not on their nature, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये तुमको पता ही होगा, है ना। देन तुम्हारा क्या आता है, केमिस्ट्री हम पहले करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री सबसे लंबा पार्ट है इस पूरे उसका। तो पहले यहाँ देन ऊपर, देन चैप्टर खत्म। तो उसके बाद क्या आता है तुम्हारा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पे। तो इसकी स्टार्टिंग होती है टॉपिक का, जैसे इंट्रोडक्शन। ये इतना तो तुम्हारा वो है कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, हेलो एल्केन्स वो होते हैं जो RX की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, जो हेलोजन के फॉर्म, हेलोजन होता है। अब जैसे एक्स क्या है, हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे क्या CH4, ये इतना तो तुमको समझ में आ गया ना कि कौन सा वो होता है, क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स पे आ जाते हैं। बेस ऑन द हेलोजन एटम प्रेजेंट, हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर होता है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा सबसे पहले क्या आता है, ये आता है तुम्हारा मोनो एल्केन्स आ जाता है। उसमें क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड होती है, सिंगल कार्बन से अटैच्ड होते हैं। उसके बाद डाई एल्केन्स होता है, उसके बाद तुम्हारा डाई एल्केन्स होता है, और उसके बाद एक लास्ट आता है डाई एल्केन्स में क्या होता है, डाई हेलो एल्केन्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा जेम, एक होता है विस। तो जेम डाईहेड्रल और और होता है विस। तो जेम में क्या होता है, जेम में एक ही कार्बन होता है, एक ही कार्बन पे मतलब लगा रहता है। और इसमें क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी पे लगा रहता है, अड़ोसी पड़ोसी, ये देखो अड़ोसी पड़ोसी में। इसमें क्या है, एक ही कार्बन पे लगा है, ये देखो, है ना, समझ रहे हो। जेम नहीं, देखो ये देखो, अड़ोसी पड़ोसी पे लगा है, इसमें एक ही कार्बन पे लगा है। अब इसमें आ जाओ, एक ही हो सकता है लेकिन कार्बन पे, ठीक है। अब देखो, बेस ऑन द डिग्री ऑफ द एल्केन्स हैलाइड्स, प्राइमरी होता है, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्सरी 3 डिग्री, क्वार्टरनरी 4 डिग्री, ऐसे करते करते बढ़ते जाते हैं। based on the hybridization of the carbon atom of the which the halogen is attached। मतलब इसमें देखो दो होता है, इसमें सबसे पहला होता है sp2x, और इसमें क्या होता है sp2x, ये अलग अलग हैं, ठीक है। CsP3x होता है, सॉरी, ये होता है विस्नल अराइल। और ये विस्नल में क्या होता है, ये अराइल हैलाइड बोलते हैं या अराइल बेंजीन एल्किन बोलते हैं, ठीक है। IPSC नॉमेनक्लेचर में बात कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग कैसे होगी, नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग ऐसे होगी, जैसे सबसे पहला आएगा तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वो होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स। सॉरी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला होता है तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर होता है तुम्हारा सेकेंडरी सफिक्स। इसमें क्या है, देखो अब सिंपल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। वर्ड रूट में क्या होता है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डो डेक, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप लगता है, साइड चेन ऑफ द एल्केन देखते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, ईथर ग्रुप देख लेते हैं। जैसे Cl का क्लोरो हो जाता है, Br का ब्रोमो हो जाता है, I का आयोडो हो जाता है, F का फ्लोरो हो जाता है। ये समझिए ना भाई, ये हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद साइक्लिक होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या देखते हैं, अगर जैसे साइक्लिक रिंग है ना, तो उसको हम लोग साइक्लो बोल देते हैं, ये हो गया। फिर वर्ड रूट बता दिया। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, वो आता है तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है मेरे भाई, प्राइमरी सफिक्स ये होता है कि जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो ईन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बात कर लेते हैं, सीनियर फंक्शन ग्रुप देखते हैं। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा ना, सीनियर फंक्शन ग्रुप क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन विथ PX, हाँ ये आ गया तुम्हारा, ये मेन है। अब देखो यहाँ से तुम्हारी देखो यहाँ से ये आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे एक और था यहाँ पे सॉलिबिलिटी सॉलिवेशन ऐसा करके कुछ है ना। वो अभी ये थोड़ा सा मतलब वो लगा नहीं है चार्ट, वो हम तुमको बता देंगे। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, SNI, SN डैश, SNIC, SN, ये एक जेई में नहीं है, नॉट इन आस्क इन जेई और नॉट इन बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। SN2 में स्टार्ट करते हैं। SN2 में क्या आता है, गुंडा आता है और
पीछे से बैक बैक अटैक करके वो निकाल देता है। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये हुआ, इसने आया न्यूक्लियोफाइल आया, पीछे से अटैक किया, इसको निकाला, और ये जो ऐसी स्टेट होती है ना, ऐसी हो जाती है, बीच में वक्त आता है, ऐसी हो जाती है, यही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वंडर आइसो इमर्जन होता है, बायोमोलिक्यूल होता है, वन स्टेप होता है, आर मे बी कन्वर्टेड टू एस और डी मे बी एल, ये समझ गए। sp2 ट्रांजिशन होती है हाई अनस्टेबल ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन, जब ये तब होता है ना जब वो ऐसे करके बीच ट्रांजिशन स्टेट में होता है, ये तब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज रेट इंक्रीज करता है। अब देखो फैक्टर पे क्या डिपेंड करता है, सबसे पहले हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी गुड, न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाई रेजोनेंस मस्ट बी लेस, रेजोनेंस विल बी लेस, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री सबसे जल्दी होती है, 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। फिर लीविंग ग्रुप मस्ट बी गुड, जो लीविंग ग्रुप होगा वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अब यहीं पे एक पॉइंट बता दूं, बेंजीन कभी अपना एक्स नहीं देता है, बेंजीन कभी अपना एक्स नहीं देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये आता है तुम्हारा SN1 रिएक्शन क्या होता है, ईट 5 स्टार 2 नथिंग, ये इसकी टैगलाइन है, ऐसे याद कर लो। मतलब इसमें ना न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ आता भी नहीं है अटैक करने, बस देख के उसको निकल जाता है। जैसे ये बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे 3 वो लगे थे कार्बन से हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, जैसे PPS लिख लो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कोई भी चलेगा। अब H2O हो गया, BuOH हो गया, ROH हो गया, RCOH हो गया, इसमें क्या होता है, देखो ये इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिमोलिकुलर होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और क्या इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैटायन, गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विड्रॉइंग मतलब वो घुस रहा है और इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घुसेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को खुद से निकाल लेगा, खुद छोड़ के चला जाएगा। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, और डिग्री क्या होती है, डिग्री और ब्रांचिंग बहुत कम होनी चाहिए, मतलब रेट जो होगी वो अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो रेट कम हो जाएगी, रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसके बात कर लेते हैं रिएक्शन विद रेड PX2, ये पूछा जाता है वैसे, 3ROH प्लस रेड BR2, फिर 3R2, और ये H3POB ये बना लेता है। SN2 मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में बात कर लेते हैं, तो इन्वर्जन में क्या लगेगा, हाँ इन्वर्जन में देखो, इन्वर्जन में ये होता है कि SN2 इन्वर्जन होती है इसमें, ये याद रखना। अब यहाँ पे अगला आता है रिएक्शन विद PCl5, ये बहुत पूछा जाता है। ROH जब PCl5 से रिएक्ट करता है तो RCl और HCl और POCl बना लेता है, ये SN2 मैकेनिज्म होती है। SN2 मैकेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो PO बॉन्ड के हाथ में होता है। फिर RA जुगाड़ से तुम ये देख सकते हो, ये समझ जाओ कि यहाँ पे जो था ये ROH था, यहाँ पे P और यहाँ पे Cl ऐसे करके बना था, तो यहाँ पे देखो 3RCBCl बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डार्जिन प्रोसेस जो कहते हैं तुम उसको, वो आ जाता है। फिर यहाँ पे थाइनोक्लोराइड लगा लो, या ROH, यहाँ पे ये ओ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे S के साथ 2 क्लोराइड, यहाँ पे RCl बनाता है, HCl बनाता है, SO2 बनाता है, ये तुम्हारा गैसियस प्रोसेस होता है। यहाँ पे RCl जो होता है SO2 के साथ, और ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होता है, SNI होती है, इसमें रिएक्शन होती है। इफ़ वी हैव बेस, अगर इसमें बेस है तो इसमें देखो ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इफ़ द केस ऑफ द पॉलीहाइड्रेन और अ NaCl3 SN2 टेक प्लेस, सो द इन्वर्जन अकर्स, इन्वर्जन तभी होता है, ठीक है। अब हेलोजन की बात कर लेते हैं। हेलोजन में क्या होता है, हेलोजन में SN2 होती है, AR होती है। रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है, SN2AR होती है, EAS होता है, SNEA होता है, और उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केवल एक ही होती है, वो होती है तुम्हारी SN1 AR होती है। फिर रिएक्शन विद द BDM1, ठीक है। इसमें क्या होता है, NH2 होता है, ये बेंजीन से जुड़ा रहता है। ये ज़बरदस्ती रिएक्शन कराई जाती है। इसमें कभी एक चीज़ तुम हमेशा याद रखना, बेंजीन कभी उस अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है ना, अपना एक्स नहीं छोड़ता है, लेकिन ये इसमें छुड़ा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NaOH लगता है, HCl लगता है, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन पे रिएक्शन होती है, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है। ये तुमसे पूछा जाता है, ये तुम्हारे उसमें पूछेंगे, क्या बोलते हैं उसको, जो वो होगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं यार, जो अभी तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में पूछते हैं यार,
तो अगला क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अगला ये आता है, वो तुमसे बताते हैं रिएक्शन शॉर्टकट की बात कर लेते हैं, जैसे गेटरमैन और बाई ये सैंडमेयर, ये हो गई, ठीक है, और बेल्जियन साइनाइड। हाँ, रिएक्शन का भी हम कल कर लेंगे, आज नहीं, कल सुबह हम कर लेंगे, ठीक है। Na2Cl होता है, Na2Cl, और ये बनता है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम KI की रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन और I बन जाता है। CuHCl की कराते हैं तो Cl बन जाता है। CuHBr की बनाते हैं तो Br हो जाता है। अब देखो ये दोनों जो रिएक्शन है ये तुम्हारी गेटरमैन हो गई। उसके बाद HCl से कराते हैं और CO2 से कराते हैं तो Cl बन जाता है, और Br2 और Br से कराते हैं तो PBr बन जाता है। ये तुम्हारी सेंडमेयर हो गई। और उसके बाद ये तुम्हारी हो गई तुम्हारी रिएक्शन, ये देखो ये तुम्हारी हो गई उस वाली रिएक्शन की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? भाई बोल यार, थक गए। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है बायोमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाली रिएक्शन देखो, ये कुछ ऐसी होती है। अगर तो ये देखो, मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा था। मैं हमेशा ये जो रिएक्शन होती है BDMI से वो होती है, ये मैं इसको बोल देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना बायोमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि X कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो कभी नहीं होता है, लेकिन इसमें हो जाता है। कैसे? NaOH को रिएक्ट कराते हैं 263 केल्विन, मतलब तुम्हारा वही हुआ जाके 273 मतलब 300 डिग्री सेल्सियस, और ये 300 ATM का प्रेशर लगता है, जो डाउन रिएक्शन और अप प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये क्या कॉम्बिनेशन होता है, एनायन OP होता है इसमें, और क्या ML कॉम्प्लेक्स होता है। रेट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है, ArCl, ये ठीक है। सॉल्युबिलिटी एंड स्लैब से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अब उसके बाद तुम्हारा एक लास्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो तुम्हारी MWT पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, और ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या, पैकिंग और सिमेट्री और डाइपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है। डाइपोल मूवमेंट 0 होना चाहिए। अब तुम्हारा आता है अगला चैप्टर, जो कि है तुम्हारा, जल्दी बोलो कौन सा चैप्टर है। अब तुम्हारा चैप्टर आएगा, ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब DNF ब्लॉक आता है, यहाँ पे लगाना है, अभी लगाया नहीं है, मतलब ये समझ लो ये पूरी दीवार भर जाएगी, यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन हो जाएगी। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब आगे करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। 3D4S2 बनाते हैं Cu। इसमें क्या होता है, यहाँ का D5 F D10 और F14, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इनकम्प्लीट फिल्ड d ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होता है। फिर Zn CD Hg आर द नॉट ट्रांजिशन मेटल, ये तुम्हारे ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। एलिमेंट ड्यू टू द फुलफिल्ड और d ऑर्बिटल, ये क्यों नहीं होते, क्योंकि ये फुलफिल्ड होता है। अब यहाँ पे एक ट्रिक समझ लो, जैसे ये F26 है, 3D6 4S2, ये तो तुम्हारा हो गई, ये तुम्हारे ये हो गए। फिर ये क्या होता है, ये अनपेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से कलर शो करते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसमें, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये हार्ड होता है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, मतलब तोड़ना इन्हें बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, U = N+2 BM, ये BM उसकी यूनिट है, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये क्या, सेकेंडियम टाइटेनियम, देखो यहाँ पे ये लेंथेनाइड है, ये 21 से लेकर के कहाँ तक है, हाँ ये रहे, सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कैडमियम, कॉन, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक ना, जिंक तक है ना, ये हो गए। यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल से तुम्हें समझ में आया होगा। इसको ऐसे करके चिपका दूँ यार, पहले ये नहीं चिपक रहा है, चिपक गया, टेप निकल गया था, अब सही है ना। तो उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ तुमको याद दिला दूं कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लिक चार्ज, एफिशिएंसी ऑफ चार्ज, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। साइलेंटली इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द रिपल्शन होता है। इसमें डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे
अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम, मास भी घटेगा वॉल्यूम भी घटेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एक क्वेश्चन आता है जैसे CR 3D5 है, 4s1 है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव तो ये लो आयोनिक वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी। CR क्या, CR3D5 है जो कि हाफ फील्ड है, तो ये स्टेबल होगा। इफ़ हाउ वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो इसमें हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। ये चीज़ तुमने 11th में भी पढ़ी होगी, कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है कौन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, वो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट बहुत सारी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये इसीलिए गुड कैटलिस्ट होता है। यही क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में भी पूछा जाता है। ये गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं। अब यहाँ पे रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द ड्यू लेस एनर्जी डिफरेंट बिटवीन द N2 एंड द N1 N-1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग। ये रीज़न हो गया उसका, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन सोज बाय द Mn+2 to +7। नोट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेज इज सोज बाय द इंक्रीज इन द फॉरवर्ड और द ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द फ्लोरीज एंड द ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ठीक है। उसके बाद दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे ये एक पॉइंट और है, तुम ये दोनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है? Mn2 Mn0। यहाँ पे देखो ईजी होगा, इलेक्ट्रॉन ये होगा, Mn2 ये निगेटिव होता है। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन E0 की वैल्यू इतनी है, तो उसके बाद ये बता दो। ये तो बहुत ईजी है, इतना कर लोगे। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? उसके बाद अगला टॉपिक आता है, हाँ, जैसे CR है, CR2+ है, यहाँ पे CR3+ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो खुद को रिड्यूस करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो खुद को ऑक्सीडाइज करें, डोनर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अब याद करने को जैसे ये याद कर लो, CR3+ होता है, T2 G3 होता है, ये हाफ फील्ड होता है, कॉन्फिगरेशन होती है, स्टेबल होता है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा अगला जो टॉपिक आता है, वो आता है तुम्हारा, वो ये आता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसप्रपोर्शनेशन ट्रांजिशन। अब इसमें Cu+ होता है, Cu2+ होता है, ये मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द लोअर रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड हायर हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी याद है ना भाई? नहीं याद है तो हमको बता देना, कमेंट कर देना अगर ना समझ में आए तो। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर यूज एज अ कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ दे सोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन। ये मैंने बता रखा है, ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई कैटायनिक चार्ज, मतलब कैटायन मतलब निगेटिव चार्ज, एनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और वैकेंट डी ऑर्बिटल कलर डी ट्रांजिशन होता है। फिर उसके बाद इंटेंशियल इन द स्मॉल वेकेंट शेप्स कंपाउंड स्मॉल एटम गेट्स ट्रैप्ड। ये देखो ये होता है। एलॉय होते हैं, सिमिलर रेडियस के होते हैं, एलॉय तुम्हारे सिमिलर रेडियस के होते हैं, लेना पड़ेगा यार। उसके बाद तुम्हारी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो बेसिक, और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक की वजह से इंटेंसिव एटमॉस्फेरिक होता है। F एंड D एलिमेंट होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आफ्टर लेस लेंथ कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4f1 -s0 to 1 और 6s2। अब इसके बाद तुम्हारा आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में वो क्या, चीता ही कह दे, यही होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड द आयोनिक रेडियाई इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन द एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है, और F इलेक्ट्रॉन्स एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इफेक्टिव चार्ज। इसमें क्या होता है? congressive of lengthenide contraction, the radius of the SD series are the similar to the corresponding number of the 4D series। ये इसके सीरीज के S4 5SD सीरीज और 4SD सीरीज बिल्कुल सिमिलर हो जाती है। जैसे ZR एंड HF आर ऑलमोस्ट सेम इन द रेडियाई, बट सम सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी।
समझ रहे हो, ये पूछा जाता है कि एक इसकी वजह से ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाते हैं। ये देखो ZR और HF बिल्कुल सेम हो जाते हैं, यही रीज़न है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आता है एलॉय, फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, यहाँ पे आता है तुम्हारा एलॉय, उसके बाद 95% लेंथेनॉइड होता है, आयरन होता है SCAL। अब यहाँ पे यूज इन आयरन क्या होता है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ, लिथरन फाइंड, और यहाँ पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द लेंथेनॉइड +3 Li +3 Cu, यहाँ पे +2 हो जाता है। स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्टोनॉइड का होता है 14 एलिमेंट आर फ्रॉम द एक्टोनॉइड। ये देखो ये तुम्हारा लेंथेनॉइड है, ये तुम्हारा एक्टोनॉइड है। इज दिस क्लियर मेरे भाई? गला बैठ गया। अब उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स पे। देखो फिजिक्स में इतना नहीं है, फिजिक्स में जो अगली आएगी ना, ये वाला तो छोड़ दो, अभी मैंने लगाया नहीं है, मैंने लिख लिया है। फिजिक्स का अपन इधर लगा लेंगे, ये बिल्कुल तगड़ी तरीके से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बस एक ही पे है, मैंने कैपेसिटेंस पे मुझे पढ़ना था। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इन द सीरीज बिटवीन द प्लेट्स ई नॉट A/KD x-K1। x क्या है, थिकनेस ऑफ द रॉड, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। इसमें एक एनर्जी स्टोर 1/2 QV होता है, मतलब ये इसका क्या होता है, हाफ CV² भी बोलते हैं इसको। पैरेलल ग्रुपिंग कैपेसिटर C1 C2 C3 हो जाता है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1/C, यहाँ पे C इज इक्वल टू C1 + C2। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे तुम्हारा D फ्रैक्शन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 cos x का क्या, sin A + B sin A - B, 2 cos A sin B का क्या होता है, sin A + B - sin A - B। अब यहाँ पे क्या, 2 cos A cos B का क्या होता है, cos A + B cos A - B। 2 sin A sin B का क्या होता है, cos A AB cos A - B cos A + B। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल फार्मूला क्या होता है, sin C + sin D क्या होता है, 2 sin CD + 2 cos CD + 2 cos CD + 2 sin CD + 2 किसका होता है, sin C - sin D का cos C + cos D का क्या होता है, 2 cos CD - 2 cos CD/2। फिर cos D यहाँ पे 2 sin CD + 2 CD/2 sin D C/2। दैट्स ऑल फिनिश। अभी तो बहुत जल्दी हो गया, मेरे हिसाब से आधा घंटा लगेगा इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते केवल। समझ रहे हो? अभी तो और चैप्टर बढ़ेंगे तो और, मतलब मेरे को लगता है अगर मैं ऐसे लगा लिया तो मुझे दिन का 1-1.5 घंटा लगेगा इसको रिवाइज करने में केवल। चलो अच्छा है, अगर दिन का एक बार भी रिवीजन कर लेंगे ना पूरे का, तो पूरा समराइज हो जाएगा दिमाग में। चलो फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहो ऐसे नए अपडेट के लिए। बाय।